हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 26। ठीक है। इसमें हम आरआरबी द्वारा पूछे गए सीबीटी 2 एग्जाम में जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला है। इस सेट में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और आपने इस 50 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकी सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। और इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इस सेट में ये सारे आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिटरली ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि ओहो ये कहाँ से आपने ये क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है जो आपका सीबीटी 2 कंडक्ट हुआ था आपका जेई का। उसमें से भी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन इस सेट में आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड टू द 10th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 64वां संशोधन अधिनियम, दूसरा है 61वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है 48वां संशोधन अधिनियम और चौथा है 52वां संशोधन अधिनियम। ये आपका जोड़ा गया था 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। 10वीं अनुसूची को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसे दल बदली विरोध कानून कहा जाता है। ठीक है। इसे 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि विधायकों और सांसदों के बार बार दल बदलने पर रोक लगाना। ठीक है। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है या पार्टी व्हिप के विरुद्ध वोट करता है तो उसे अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ठीक है। यह अनुसूची के तहत लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता का निर्णय लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। ये आपका दर्ज की गई थी बिहार राज्य में। जनगणना 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ दर्ज की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और बिहार की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के हिसाब से थी 63.82% और महिलाओं की दर अपेक्षाकृत कम रही इससे। ठीक है। और बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2001-2011 के बीच में? 25.42% थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन हेतु विनियम बनाने का अधिकार देता है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 240, दूसरा है आर्टिकल 243, तीसरा है आर्टिकल 239 और चौथा है आर्टिकल 244। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 240। ठीक है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लद्दाख आदि के लिए विनियम यानी रेगुलेशन बना सकें। ठीक है। इन विनियमों की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के बराबर होती है। राष्ट्रपति के इन विनियमों में वहां की शांति, प्रगति और सुशासन सुनिश्चित होता है। ठीक है। बात करें विशेष प्रावधान की तो जब विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली या पुडुचेरी हो तो राष्ट्रपति सीधे नियम नहीं बना सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रूलर ऑफ द सार्की डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सार्की वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो इसमें अगर इस सारे ऑप्शंस में से हम लोग उसको व्यवस्थित करेंगे आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो सबसे पहले आपका आएगा मुबारक शाह, उसके बाद इब्राहिम शाह, तब आएगा महमूद शाह, उसके बाद है हुसैन शाह। ठीक है। सार्की वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में मलिक सरवर यानी मलिक उल सरक ने की थी। ठीक है। इसकी राजधानी थी जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और सार्की शासक कला, स्थापत्य और शिक्षा के बड़े संरक्षक थे। उनके शासन काल में अताला मस्जिद और जामा मस्जिद जौनपुर जैसी प्रसिद्ध इमारतें बनी। ठीक है। बात करें इनके क्रम की तो पहले थे मुबारक शाह जो कि थे 1399 से लेकर 1402 के बीच में, उसके बाद इब्राहिम शाह 1402 से लेकर 1440 के बीच में और यह प्रसिद्ध शासक थे जौनपुर को। ठीक है। जिसे सिराजे हिंद कहा जाता था।
उसके बाद आए महमूद शाह जो कि थे 1440 से 1457 के बीच। उसके बाद हुसैन शाह 1457 से 1505 के बीच। और जो ये हुसैन शाह थे ये आखिरी महान शासक थे इस वंश के जो कि सिकंदर लोदी से हार गए थे, ठीक है। अंततः 1525 ईस्वी में सार्की वंश समाप्त हो गया और जौनपुर पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण हो गया। अगला क्वेश्चन है मैच द स्टेट इन लिस्ट फर्स्ट विद द सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 इन लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 में आपके राज्य दिए गए हैं और लिस्ट 2 में इस 2011 के जनगणना से हिसाब से सेक्स रेशियो दिए गए हैं आपके राज्यों के। इससे आपको सुमेलित करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला जो उत्तर प्रदेश है ये इसमें कितने हो जाएंगे सेक्स रेशियो के 912 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति पर, ठीक है। उसके बाद जो बिहार है ये आपका 918 था। मध्य प्रदेश में कितना था 931 और महाराष्ट्र में कितना था 929, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जो आपका लिस्ट 1 है इसमें कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में क्या है कुछ काव्य दिए गए हैं, ठीक है। इनको आपको सुमेलित करना है। इसमें आपका पाणिनि हो जाएंगे। ये पाणिनि क्या लिखे थे पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी को, ठीक है। और हल्ला के द्वारा क्या लिखा गया था, ये लिखा गया था गाथा सप्तशती, ठीक है। और कालिदास जी के द्वारा क्या लिखा गया था मल्लिकाग्निमित्रम, ठीक है। और पतंजलि जी के द्वारा क्या लिखा गया था, आपका लिखा गया था महाभाष्य। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है 15, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 12। ये नामित किया जाता है नॉमिनेट किया जाता है 12 लोगों को, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 इस प्रावधान का उल्लेख करता है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करते हैं। इन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके विशेष योगदान के लिए चुना जाता है। उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर को चुना गया था क्रिकेट से, लता मंगेशकर को चुना गया था संगीत से, इलैयाराजा को चुना गया था संगीत से और रघुनाथ महापात्रा को चुना गया था शिल्प कला से, ठीक है। बाकी राज्यसभा सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एमंग मेल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। पहला आपका ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पुडुचेरी। तो जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर था वो था आपका लक्षद्वीप का, ठीक है। लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर 96.11% दर्ज की गई थी जो भारत में सबसे अधिक थी। और इसमें महिला साक्षरता दर कितना था 88.25%। और कुल साक्षरता दर कितना था 2011 के सेंसस के हिसाब से 92.28%। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या 2011 में लगभग 64,474 थी। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन इंडिया। भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के वास्तुकार कौन थे। पहला आपका ऑप्शन है अल्बर्ट बैकर एंड स्मिथ, दूसरा है जूलियो सिमाओ एंड डोमिंगोस फर्नांडिस, तीसरा है जॉर्ज विटेट एंड जॉर्ज बुश और चौथा है विलियम इमर्सन। तो इसके जो वास्तुकार थे वो थे आपके जूलियो सिमाओ और डोमिंगोस फर्नांडिस, ठीक है। यह चर्च गोवा के ओल्ड गोवा में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसकी निर्माण वर्ष थी 1594 ईस्वी में शुरू की गई थी और 1605 ईस्वी में इसे बनाकर पूरा किया गया था। इसके वास्तुकार जूलियो सिमाओ और डोमिंगोस फर्नांडिस थे। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के 100 को रखा गया है जिन्हें ईसाई धर्म में बहुत सम्मान प्राप्त है, ठीक है। यह चर्च बारोक स्थापत्य शैली में बना है। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। पहला आपका ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा है जर्मनी और चौथा है अर्न्स्टवाइल यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ। ये लिया गया था आपका पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है, यानी यूएसएसआर से।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और इसकी प्रेरणा कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। ठीक है, उदाहरण राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, ये सब क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य। इन कर्तव्यों का पालन करना नागरिकों का नैतिक दायित्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? पहला आपका ऑप्शन है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है राधाकांत देव। ये आपका किया गया था ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य था नीचे समझे जाने वाले जातियों जैसे शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं को सामाजिक न्याय और शिक्षा दिलाना। और समाज का नारा इसका क्या था? सत्य की खोज करो, यानी सीक द ट्रूथ। ठीक है, यह संगठन ब्राह्मणवाद, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ था। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा और दलित शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, आपका सेट 1 दिया गया है और सेट 2 दिया गया है, इनको इनके संप्रदाय से आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका पहला ऑप्शन है, यानी कि जो पहला आपका दिया गया है नाथ मुनि, ये आपका संबंधित किससे थे? आपका श्री वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, और जो शंकराचार्य थे ये आपका संबंधित थे इससे अद्वैत से। ठीक है, और रामानुजन आपका विशिष्ट अद्वैत से। ठीक है, और निम्बार्क संबंधित है आपका सनक संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रिवर विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, आपके पहले लिस्ट में रिवर के नाम दिए गए हैं और दूसरे में इनके ट्रिब्यूटरीज का नाम, तो आपको मैच करना है इनके ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका ट्रिब्यूटरी कौन है? तो ये है आपका दिबांग। ठीक है, 1 का हो जाएगा सी। और जो इंदस है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यह चिनाब नदी। ठीक है, और यमुना का ट्रिब्यूटरी कौन है? यह है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रॉट द ऑटोबायोग्राफी अर्ध कथानक? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा अर्ध कथानक लिखी थी? पहला आपका ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा है बनारसी दास, तीसरा है रस सुंदरी देवी और चौथा है नर्मद। ये आपका लिखा गया था बनारसी दास के द्वारा। यह हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। इसके लेखक थे बनारसी दास जैन, जिनका जन्म 1587 में आगरा में हुआ था। इसमें उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्ष 1586 से लेकर 1641 ईस्वी का वर्णन किया है। यह रचना ब्रजभाषा में लिखी गई थी। इसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का जीवंत चित्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रॉट द गणेशाज स्वीट टूथ? ठीक है, गणेशाज स्वीट टूथ किसने लिखी है? पहला आपका ऑप्शन है किरण देसाई, दूसरा है अमिताभ घोष, तीसरा है संजय पटेल एंड इमली हेंस और चौथा है अलका जोशी। ये आपका लिखा गया है संजय पटेल और एमिली हेंस के द्वारा। यह बच्चों की चित्रकला यानी इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक है। इसमें भगवान गणेश की एक काल्पनिक कहानी बताई गई है जो बच्चों में लोकप्रिय है। ठीक है, इसके लेखक संजय पटेल और सहलेखिका एमिली हेंस हैं। इसमें गणेश जी के दांत टूटने की कहानी को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है? पहला आपका आर्टिकल है 70, दूसरा है 61, तीसरा है 78 और चौथा है 73। ये आपका संबंधित है आर्टिकल नंबर 73। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा का उल्लेख है। यह शक्ति संसद और राष्ट्रपति दोनों से संबंधित है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 162 में दी गई है। यदि कोई विषय कंकरेंट लिस्ट में आता है तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्मीकरण को नियंत्रित करने का उपाय नहीं माना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेजर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। पहला आपका ऑप्शन है ऊर्जा का दक्ष उपयोग यानी इफिशियंटली यूजिंग एनर्जी। दूसरा है कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना। तीसरा है रिडक्शन इन इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी। और चौथा है कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई करना। तो जो इस ऑप्शन में से नहीं आता है वो आता है आपका वनों की कटाई करना, ठीक है, यानी कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का उपाय है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना। दूसरा है पेड़ लगाना। तीसरा है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाना, ठीक है। और वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन समस्या को और बढ़ा देता है, ठीक है। वनों की कटाई से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एज पर द 91st अमेंडमेंट एक्ट। पहला ऑप्शन है इसके लिए 12% होना चाहिए लोकसभा स्ट्रेंथ का। दूसरा है 10% होना चाहिए लोकसभा स्ट्रेंथ का। तीसरा है 15% होना चाहिए लोकसभा स्ट्रेंथ का। और चौथा है 20% होना चाहिए लोकसभा स्ट्रेंथ का। ये आपका होना चाहिए 15% लोकसभा स्ट्रेंथ का, ठीक है। इसमें मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई है, ठीक है। पहले मंत्रिपरिषद की कोई सीमा नहीं थी। यह प्रावधान भ्रष्टाचार और अत्यधिक मंत्रियों की नियुक्ति को रोकने के लिए लाया गया। इस संशोधन ने दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को भी और सख्त बनाया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग अ फायरवॉल ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पर फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला आपका ऑप्शन है टू इंक्रीज स्टोरेज स्पेस यानी भंडारण स्थान बढ़ाना। दूसरा है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, अनधिकृत प्रवेश को रोकना और कंप्यूटर की सुरक्षा करना। तीसरा है टू क्लीन अप टेम्पोररी फाइल्स यानी अस्थायी फाइलों को साफ करना। और चौथा है टू स्पीड अप इंटरनेट कनेक्टिविटी को तेज करना। फायरवॉल है आपका, इसका आपका मुख्य कार्य होता है टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, यानी कि अनधिकृत प्रवेश को रोकना और कंप्यूटर की सुरक्षा करना। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। यह अनधिकृत एक्सेस यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ये दो प्रकार के होता है। पहला होता है आपका हार्डवेयर फायरवॉल और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ठीक है। उदाहरण के तौर पर विंडोज डिफेंडर फायरवॉल क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में गैर लक्षित जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। आपका पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी जैविक उर्वरक। दूसरा है कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड। तीसरा है हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी। और चौथा है फंगिसाइड यानी कवकनाशी। ये है आपका जैविक उर्वरक, ठीक है। जैविक उर्वरक में क्या क्या आता है, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट। यह मिट्टी के गैर लक्षित जीवों जैसे नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक नहीं होता है। इसके विपरीत जो कीटनाशक होता है, खरपतवारनाशी होता है और कवकनाशी होता है, यह मिट्टी की गुणवत्ता को बिगाड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसीबी का पूरा नाम क्या है। पहला आपका ऑप्शन है प्रोसेसिंग सर्किट बोर्ड। दूसरा है पेरिफेरल कनेक्शन बस। तीसरा है प्राइमरी कंट्रोल बोर्ड। और चौथा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग होने वाला बोर्ड है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसीज लगे होते हैं। यह सिग्नल ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। पीसीबी के बिना कोई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है, ठीक है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है सिक्किम। दूसरा है कश्मीर। तीसरा है हिमाचल प्रदेश। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका कश्मीर में। कश्मीर क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर तक की है। सिक्किम में लगभग 200 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर है, ठीक है। कश्मीर में हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां मिलती हैं। पहला ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा लेसर हिमालय जिसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफिशियल
इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड वार मैटर। गुप्त प्रशासन में शांति और युद्ध संबंधी मामलों के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? पहला आपका ऑप्शन है विषयपति, दूसरा है संधि विग्रहिक, तीसरा है महापत्रिहार और चौथा है महादंडनायक। ये आपका संबंधित था संधि विग्रहिक, ठीक है। गुप्त प्रशासन में संधि विग्रहिक युद्ध और शांति समझौता का अधिकारी था। यह आधुनिक विदेश मंत्री जैसे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनके समान था, ठीक है। गुप्त प्रशासन बहुत संगठित था। इसमें महादंडनायक को न्यायाधिकारी के जाना जाता था, विषयपति को जिलाधिकारी के तौर पर जाना जाता था और महाप्रतिहार को दरबान प्रमुख के तौर पर जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिंट सेटिंग में कोलेशन विकल्प का क्या उद्देश्य होता है? पहला आपका ऑप्शन है टू प्रिंट ऑल द पेजेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अ सेट, दस्तावेज के सभी पृष्ठों को एक सेट के रूप में प्रिंट करना। दूसरा है टू सेलेक्ट अ कस्टम प्रिंट रेंज यानी कस्टम प्रिंट रेंज का चयन करना। तीसरा है टू एडजस्ट द पेज ओरिएंटेशन समायोजित करना। और चौथा है टू चेंज द प्रिंटर सिलेक्शन प्रिंटर चयन बदलना। कोलेशन विकल्प का उद्देश्य होता है टू प्रिंट ऑल द पेजेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अ सेट, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दस्तावेज में 10 पेज हैं तो हमें 3 कॉपी प्रिंट करनी है तो कोलेट करने पर मिलेगा सेट 1 में 1 से 10, सेट 2 में 1 से 10 मिलेगा और सेट 3 में 1 से 10 मिलेगा, ठीक है। बिना कोलेशन को प्रिंट होगा तो एक साथ जैसे 3 कॉपियां करना है तो एक ही पेज को 3 बार करेगा, फिर सेकंड पेज को 3 बार करेगा, ऐसे करके देगा। अगला क्वेश्चन है द रुद्र वीणा इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विथ विच जेनर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। रुद्र वीणा मुख्यतः हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से संबंधित है? पहला आपका ऑप्शन है ठुमरी, दूसरा है ध्रुपद, तीसरा है ख्याल और चौथा है गजल। ये आपके संबंधित है ध्रुपद से, ठीक है। रुद्र वीणा जिसे बीना भी कहा जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है। यह वाद्य यंत्र विशेष रूप से ध्रुपद शैली में प्रयोग होता है जो शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और गंभीर शैली मानी जाती है। रुद्र वीणा का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है और इसे शिव की वीणा भी कहा जाता है। ध्रुपद गायन में रुद्र वीणा का प्रयोग मुख्य रूप से आलाप और जोर भागों में किया जाता है जो संगीत की गहरी और ध्यान मग्न धारा को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों से बने यौगिक का सही रासायनिक सूत्र है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अल्युमिनियम एंड सल्फेट आयंस। पहला आपका ऑप्शन है AlSO4 का होल थ्राइस, दूसरा है Al2SO4, तीसरा है Al2SO4 का होल थ्राइस और चौथा है Al3SO4 का होल ट्वाइस। जो सही है ये है आपका Al2 और SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। यह यौगिक अल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। यह रासायनिक यौगिक विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में जैसे पानी की शुद्धता, रंग निर्माण और कागज उद्योग में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेक्ट ऑफ विजन अकर्स ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स विथ एज। उम्र बढ़ने के साथ सिलियरी मांसपेशी की कमजोरी के कारण कौन सा नेत्र दोष उत्पन्न होता है? पहला आपका ऑप्शन है एस्टिग्मेटिज्म, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है मायोपिया और चौथा है प्रिस्बायोपिया, ठीक है। ये आपका होता है प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया एक सामान्य नेत्र दोष है जो उम्र बढ़ने के साथ होता है, विशेषकर 40 वर्ष के बाद। इसमें आँख की लेंस की लचीलापन कम हो जाता है जिससे पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखना कठिन हो जाता है। इसका उपचार चश्मे या संपर्क लेंस के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में एक नया कॉलम डालने का सही तरीका कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है गो टू होम टैब पर जाएं, फिर उसके बाद इंसर्ट में जाएं, तब इंसर्ट शीट कॉलम करें। सेकंड है गो टू फाइल्स, उसके बाद न्यू पर जाएं, तब कॉलम इंसर्ट करें। थर्ड है यूज कंट्रोल+Z यानी कंट्रोल+Z का यूज करें कॉलम इंसर्ट करने के लिए। और चौथा है प्रेस कंट्रोल+X एंड देन इंसर्ट। कंट्रोल+X दबाएं उसके बाद इंसर्ट दबाएं। तो जो सही तरीका है आपका वो है पहले होम पर जाएं, फिर इंसर्ट में जाएं, तब इंसर्ट शीट कॉलम करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को अपनी नवीन विशेषताएं कहा जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है DPSP, दूसरा है फंडामेंटल राइट, तीसरा है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना और चौथा है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहा गया था DPSP को, ठीक है। DPSP कहाँ है? भाग 4 में है आपके।
अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाला जाता है तो क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन है इट शट डाउन कंप्लीटली, यह पूरी तरह बंद हो जाता है। दूसरा है इट स्टोर डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव एंड पावर्स ऑफ, यह डेटा हार्ड ड्राइव में संग्रहित करता है और बंद हो जाता है। थर्ड है इट रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू मिनट्स, यह कुछ मिनटों बाद स्वतः पुनः चालू हो जाता है। और चौथा है इट कीप्स द सेशन एक्टिव इन रैम व्हाइल यूजिंग मिनिमल पावर, यह सत्र को रैम में सक्रिय रखता है और न्यूनतम ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो ये क्या करता है, इट कीप्स द सेशन एक्टिव इन रैम व्हाइल यूजिंग मिनिमल पावर, ठीक है। यह सत्र को रैम में सक्रिय रखता है और न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। स्लीप मोड में कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है लेकिन रैम में सभी डेटा सक्रिय रहते हैं। यह मोड ऊर्जा की बचत करता है और उपयोगकर्ता को जल्दी से काम फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि की प्रथा डैश में प्रचलित है, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व और चौथा है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। झूम खेती आपकी जो प्रचलित है, ये प्रचलित है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, ठीक है। झूम कृषि को स्वचालित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रचलित है, ठीक है। इसमें किसान जंगल की भूमि की एक सीमा को साफ कर फसल उगाने के बाद दूसरी भूमि पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यह कृषि पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है, लेकिन अत्यधिक झूम खेती से वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो बताता है कि हवा वाले दिन कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? पहला आपका ऑप्शन है हवा पानी के अणुओं का तापमान कम कर देता है, दूसरा है हवा कपड़ों के आसपास के जलवाष्प को हटा देती है, तीसरा है हवा कपड़ों के आसपास आर्द्रता बढ़ा देती है यानी विंड इंक्रीज द ह्यूमिडिटी अराउंड द क्लोथ, और चौथा है विंड रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोथ यानी हवा कपड़ों का सतही क्षेत्रफल घटा देती है। ये क्या करता है, विंड रिमूव्स द वाटर वेपर फ्रॉम द क्लोथ सराउंडिंग, ठीक है। कपड़े से पानी का वाष्पीकरण तेज होता है जब हवा सतह पर जमी नमी को हटाती है। हवा की गति जितनी अधिक होगी कपड़े उतने ही तेज सूखेंगे। हवा नमी को बढ़ाती नहीं है बल्कि स्थानीय आर्द्रता को कम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उग्रवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? आपका पहला ऑप्शन है पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, दूसरा है भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का प्रचार करना, तीसरा है विधायी परिषदों का विस्तार करना और चौथा है सामाजिक सुधार लाना। इनका मेन मोटो था आपका पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, ठीक है। उग्रवादी नेता में यानी एक्सट्रीमिस्ट नेता में कौन कौन से, लाल बाल पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही और विद्रोहों को बढ़ावा दिया। उनका मुख्य लक्ष्य 1905 से 1915 तक स्वतंत्रता की प्राप्ति था। अगला क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 कैटेगराइज्ड इंडस्ट्रीज इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प ने उद्योगों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया? पहला आपका ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 9 और चौथा है 7। ये आपका वर्गीकृत किया गया था 3 पार्ट में, ठीक है। पहला था आपका केंद्रीय सरकार के तहत नियामक उद्योग जैसे कि रक्षा और भारी उद्योग, दूसरा था आपका सरकार और निजी क्षेत्र दोनों कर सकते हैं जैसे कि रासायनिक और धातु उद्योग, और तीसरा था पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लिए उद्योग जैसे कि हल्के उद्योग और उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। यह नीति औद्योगिक विकास को संतुलित और योजनाबद्ध बनाने के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं देता है? पहला आपका आर्टिकल है 88, दूसरा है 78, तीसरा है 53 और चौथा है 77। तो ये है आपका अनुच्छेद 88। यह भारतीय संविधान का भाग 3 यानी संसदीय कार्यवाही से संबंधित है। मंत्री सदन में विचार और चर्चा में भाग ले सकते हैं लेकिन वे वोट नहीं डाल सकते हैं। इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश के लोग चिपको आंदोलन के संचालन में प्रसिद्ध रूप से शामिल थे? पहला आपका ऑप्शन है गुजरात राज्य के, दूसरा है दिल्ली के, तीसरा है गढ़वाल हिमालय साइड के और चौथा है असम के। तो ये थे आपके मुख्यतः गढ़वाल हिमालय के। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था।
महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर विरोध किया। यह आंदोलन वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक था, ठीक है। इसके बाद वन संरक्षण कानून और नीति में सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक समानता कम क्यों होता है, ठीक है। तो पहला इसके लिए ऑप्शन है, दे कंटेन मेटालिक बॉन्ड्स, यानी इनमें धात्विक बंध होते हैं। दूसरा है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इनमें प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होते हैं। तीसरा है, दे हैव अ रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर, इनमें कठोर जाली संरचना होती है। और चौथा है, दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी इनमें कमजोर अणु अंतर बल होते हैं। तो इसलिए कम होता है क्योंकि दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि इनमें कमजोर अणु अंतर बल होते हैं, ठीक है। सहसंयोजक यौगिकों यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स में आणविक स्तर पर केवल इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, जिससे लिंकेज कम मजबूत होती है। उदाहरण के तौर पर CO2, CH4, H2O, ठीक है। इन्हें आसानी से पिघलाया और उबाला जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलीय परितंत्र में जैव आवर्धन की घटना का अध्ययन किसके मामले में सबसे अच्छा किया जा सकता है? इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द फेनोमेना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कैन बेस्ट बी स्टडीड इन द केस ऑफ। पहला आपका ऑप्शन है फॉस्फेट, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ऑर्गेनोक्लोरीन और चौथा है DDT। किया जा सकता है DDT के केस में, ठीक है। DDT एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। यह जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन के कारण खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। जलीय जीव जैसे मछली, पक्षी, मानव में DDT का साधारण बढ़ जाता है। इससे कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य की गंभीर खतरा होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में पाठ या ग्राफिक्स को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है F2, दूसरा है F1, तीसरा है F12 और चौथा है आपका F5। तो ये है आपका F2। F2 कुंजी का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और अन्य एप्लीकेशन में संपादन के लिए भी किया जाता है। इसे दबाकर आप सेल या टेक्स्ट को सीधे एडिट मोड में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक शिल्पकार संघ नहीं था? पहला आपका ऑप्शन है ज्योतिषी, दूसरा है कुम्हार, तीसरा है बढ़ई और चौथा है साहूकार और व्यापारी। ये है आपका एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी। मौर्यकाल में प्रमुख शिल्पकार संघ कुम्हार था, बढ़ई था और साहूकार व्यापारी थे, ठीक है। ज्योतिषी धार्मिक और सरकारी मामलों में सलाहकार होते थे, लेकिन शिल्पकार संघ का हिस्सा नहीं होते थे। यह काल 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक फैला और कला, उद्योग और व्यापार में महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को जीवनदायी प्रावधान कहा था? ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है इसके लिए आइवर जेनिंग्स, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा है HM सिरोवे और चौथा है LM सिंहवी। ये कहा गया था आपका LM सिंहवी के द्वारा, ठीक है। LM सिंहवी एक प्रसिद्ध भारतीय न्यायविद और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाले मूलभूत साधन के रूप में देखा था, ठीक है। ये तत्व सरकार को मार्गदर्शन देते हैं ताकि सामाजिक कल्याण, समानता और मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संसद के किस सदन को भंग करने की शक्ति है? पहला आपका ऑप्शन है केवल लोकसभा, दूसरा है राज्य विधानसभा, तीसरा है दोनों राज्यसभा और लोकसभा और चौथा है केवल राज्यसभा। ये है शक्ति भंग करने का केवल लोकसभा को, ठीक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर इसे अग्रिम रूप से भंग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य संसदीय बहुमत और स्थिर सरकार सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित की? पहला आपका ऑप्शन है पंडित रविशंकर, दूसरा है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और चौथा है उस्ताद अमजद अली खान। ये हैं आपके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। पंडित भातखंडे ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नोटेशन का विकास किया। उन्होंने संगीत को संगीत शास्त्र के आधार पर व्यवस्थित और दस्तावेजीकृत किया, ठीक है। उनके योगदान से संगीत शिक्षा में संगीत की संरचना और अभ्यास में आसानी हुई। भातखंडे अकादमी लखनऊ में उनके नाम पर स्थापित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन किसी संख्यात्मक मान को एक विशेष प्रारूप वाले पाठ में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी which of the following MS Excel function is used to convert a numeric value into a text with a specific format? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है नंबर ओ टेक्स्ट और ब्रैकेट, दूसरा है वैल्यू ब्रैकेट, तीसरा है फॉर्मेट ब्रैकेट और चौथा है टेक्स्ट ब्रैकेट। ये आपका यूज होता है टेक्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि टेक्स्ट और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे कि इस चीज़ को हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो हमें इस फॉर्मेट में लिख कर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पहला आपका ऑप्शन है 1984, दूसरा है 1992, तीसरा है 1986 और चौथा है 1972। ये आपका लागू हुआ था वर्ष 1986 में। यह अधिनियम भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि के प्रदूषण को रोकना और पर्यावरणीय अपराधों पर नियंत्रण करना है। इसके तहत पर्यावरणीय मानक निर्धारित करना और निगरानी करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 1968 में पर्यावरण के साथ मानव की पारस्परिक क्रियाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार किस देश ने प्रस्तुत किया? पहला आपका ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है कनाडा, तीसरा है फ्रांस और चौथा है स्वीडन। ये विचार किया गया था स्वीडन के द्वारा। स्वीडन ने 1968 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। इस प्रस्ताव के बाद 1972 में स्टॉकहोम में पहला यूएन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ गया है? पहला आपका ऑप्शन है 0.8 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0.7 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 0.6 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बढ़ गया है 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यह आंकड़ा 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, औद्योगिकरण और वन कटाई। इसका प्रभाव क्या है? ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और मौसम की असमानताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल निर्मित है? पहला आपका ऑप्शन है ढोला सदिया पुल, दूसरा है हावड़ा ब्रिज, तीसरा है महात्मा गांधी सेतु और चौथा है पंबन ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो ब्रिज है ये है आपका ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। यह परिवहन और सैन्य रणनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की सामान्यता अभिविन्यास दिशा क्या है? यानी व्हाट इज द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ द हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? पहला आपका ऑप्शन है ईस्ट साउथ यानी पूर्व दक्षिण, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और तीसरा है साउथ नॉर्थ से यानी कि दक्षिण से उत्तर और चौथा है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। उत्तर पश्चिम हिमालय में मुख्य पर्वत श्रृंखला है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिस्से। यह दिशा पानी की धारा, नदियों और भौगोलिक संरचना को प्रभावित करती हैं। इससे मौसम और हिमनद की दिशा निर्धारित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर? निम्नलिखित में से किसने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की? पहला आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है बीजी तिलक और चौथा है आचार्य पीसी राय। इसका स्थापना किया गया था आचार्य पीसी राय के द्वारा, ठीक है। आचार्य प्रमोद चंद्र राय यानी कि प्रफुल्ल चंद्र राय एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। यह कंपनी स्वदेशी उद्योग और रसायन विज्ञान के लिए क्षेत्र में भारत की पहली पहल थी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये था आज के हमारे सेट का 50 क्वेश्चंस। आपने इसमें से कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर के सेट आएँ वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।